स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ अबाउट द रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। अब देखिए बच्चे, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस, करेक्टर को ही हम लोग ट्रेड्स बोलते हैं, है ना। और मैंने आपको वेरिएशन, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। इवन वेरिएशन मैंने आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बता दिया था। अब एक बार यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया एक जनरेशन, ठीक है, फिर मैंने आपको बताई दूसरी जनरेशन, फिर आपकी तीसरी जनरेशन। तो मैंने क्या बताया था आपको, अब मान के चलो ये आपके दादाजी हैं, ठीक है, ये आपके फादर हैं, और ये कौन है, आप लोग हो, ठीक है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल जैसे दादाजी हैं वैसे तो आपके फादर नहीं हैं, और जैसे आपके फादर हैं आप भी बिल्कुल नहीं हो। तो ऐसा हुआ क्या, देखो हम ये बोलते हैं कि हमारे जो करेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल टू कॉपी तो नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो करेक्टर्स आ रहे होते हैं दोनों के मिक्सअप आ रहे होते हैं, मतलब फादर और मदर दोनों से आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो जैसे दादाजी थे, मानो पापा आप बोलते हो बिल्कुल दादाजी जैसे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन टू कॉपी तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो चेंजमेंट आया होगा। वो जो डिफरेंस आया उसी को हम लोगों ने क्या बोला है बच्चे, वेरिएशन बोला है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि यहाँ पर हम लोगों को वेरिएशन है जो देखने के लिए मिलता है, ठीक है, वेरिएशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये बात, इतनी बात क्लियर हुई है बच्चे, ठीक है। अब हम इसमें कुछ टर्म्स हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका डीएनए है, हम बोलते हैं डीएनए ट्रांसमिट होता है हमारा, तो डीएनए के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, तो बच्चे डीएनए के अंदर कुछ फंक्शनल यूनिट होती है। उन फंक्शनल यूनिट को मैंने क्या बताया था आपको, क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। मान लो कि मेरी आंखों में आई बॉल का जो कलर है, मेरी आंखें मतलब मेरी आंखों का आप लोग बोलते हैं ना आई बॉल का कलर कैसा है, ब्राउन है, दैट मीन्स ये या तो मेरी फादर का होगा या मेरी मदर का होगा। मानो मेरी मदर का है, दैट मीन्स मेरे जो डीएनए मेरे अंदर आया है मेरे पेरेंट्स का, उसमें उस जीन को कैरी करा हुआ है जिसमें इस आई बॉल का कलर है। तो मेरी आंखें ब्राउन है, मानो मेरी आंखें बिल्कुल आई बॉल कलर है जो बिल्कुल ब्लूइश है, तो इसका मतलब फादर या मदर का वो जीन मेरे अंदर आया है। ठीक है बच्चे, तो जीन क्या हो गई, डीएनए की फंक्शनल यूनिट हो गई, ठीक है। अब जरा एक बात सुनो, यहीं पर मैं तुम्हें एक टर्म और समझा देती हूँ, एलील्स। एलील्स देखो, जैसे हम एक करेक्टर की बात करते हैं, है ना, ध्यान से सुनना, मैंने एक करेक्टर की बात करी और करेक्टर ले लिया मैंने हाइट, है ना, हाइट। अब हाइट के लिए मतलब देखो, मानो कि मेरे अंदर, अब ध्यान से सुनना, हाइट के लिए ये जीन है रेस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जीन है, ठीक है। लेकिन अब हाइट है जो, देखो वो टॉल भी हो सकती है और वो शॉर्ट भी हो सकती है, हाइट है जो टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। तो ये देखो ये है, देखो ये टॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये शॉर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बट है तो दोनों किसके, हाइट के लिए ही है ना। तो एक जीन को क्या बोलते हैं, ये जो डिफरेंट फॉर्म होती है, ये लॉन्ग हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये ड्वार्फनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो जीन ही, लेकिन जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, दो डिफरेंट फॉर्म है, और एक जीन के पास दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। हाइट के लिए दो जीन मतलब दो एलील्स रेस्पॉन्सिबल है, ये बात याद रखना, समझ में आई बात। जैसे मैंने आपको करेक्टर लिया हाइट का, ठीक है, हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, जीन हमारे अंदर आया है। अब वो जीन मानो एक है टी, एक है ये टी, पर दोनों ही हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इतना तो समझ में आया, जीन है। लेकिन ये जीन की दो एलीलिक डिफरेंट फॉर्म होती है, मानो जीन की हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल ये जीन होता है पूरा, ठीक है, लेकिन मे बी अगर ये वाली जीन की एलीलिक फॉर्म आई तो वो बंदा बहुत टॉल होगा, अगर ये वाली आई तो शॉर्ट होगा। मतलब कि एक जीन है, ठीक है, एक जीन है और उसकी दो एलीलिक फॉर्म होती है, जैसे ये होगी एलीलिक फॉर्म, ठीक है बच्चे, इसको बोलते हैं एलील्स, समझ में आया। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है एलील की, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, समझ में आया, उसको बोलते हैं एलील्स बोलते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने पी प्लांट का दे दिया, ठीक है, तो हाइट के लिए तो यूज हो गया आपका, है ना, प्लांट हाइट के लिए एक टॉल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, एक शॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं और उन दो अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, ठीक है, जीन अभी अभी मैंने बताया, जीन क्या होता है, पर्टिकुलर ये आपका डीएनए है, डीएनए है, ठीक है। डीएनए के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट हो रही है, तो डीएनए के अंदर वो फंक्शनल यूनिट होती क्या है बच्चे, हमारे जीन्स होते हैं, जीन्स, ठीक है। जो कि मान लो कि मेरा स्किन का कलर बहुत फेयर है ना, लेकिन मेरे फादर का तो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो मैं गोरी कैसे हो गई, मेरी माँ से वो जीन आया होगा मेरे अंदर। तो ये जो चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं पेरेंट्स से, वो जीन होते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर बच्चे इतनी बात समझ लो, पहले टर्म्स समझ लो, फिर आगे की चीज़ बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, ये फैक्टर क्यों लिखा है तब बताऊंगी इसको। ठीक है, एलील समझ में आया। डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है, देखो डोमिनेंट एलीली और रिसेसिव एलीली। डोमिनेंट का मतलब होता है कौन अपने करेक्टर को ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट फॉर्म। जो अपने करेक्टर को कम एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं रिसेसिव फॉर्म। हमेशा मैंने बोला, जैसे कि मानो कि आपका मैंने घर का ही एग्जाम्पल दिया था, कल भी बताई थी ये चीज़ आपको, है ना। घर है, घर में मम्मी पापा दोनों हैं, ऐसा नहीं होता कि या तो कि दोनों ही अपनी अपनी चलाएंगे। घर में क्या होता है, एक थोड़ा डोमिनेटिंग रहता है, मानो मम्मी ज़्यादा डोमिनेटिंग रहती है, कोई भी बात होती है गुस्सा करती रहती है, मतलब एक तरीके से पूरा सबको संभाल रही है ना, तो थोड़ा गुस्से में रहेगी, है ना, मतलब चलाती हैं अपनी एक तरीके से। लेकिन उस टाइम पे पापा चुप रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है बच्चे, आपने देखा होगा कि जब पापा को गुस्सा आता है ना, तो वही मम्मी जो इतना बोलते हैं चुप बैठ जाती है आराम से। दैट मीन्स उस टाइम पर फादर आपके डोमिनेंट हो चुके हैं, है ना। तो डोमिनेंट का मतलब ही क्या होता है, कौन अपने कैरेक्टर को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता है। 3 भाई बहन है ना, तो एक बहुत शरारती है और वो उन दोनों को पीटता रहता है और वो दोनों पिटते भी रहते हैं। तो जो पीट रहा है वो डोमिनेट कर रहा है उनके ऊपर, वो होता है डोमिनेटिंग फॉर्म। तो जैसे एक इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हाइट का एग्जाम्पल लिया मैंने प्लांट की, है ना। प्लांट की हाइट में, प्लांट की हाइट देखो, कैरेक्टर तो एक है ना हाइट का, लेकिन वो टॉल भी हो सकता है और वो शॉर्ट भी हो सकता है। ये डिफरेंट एलईडी फॉर्म है। तो कौन अपने ज़्यादातर जो प्लांट है, मान के चलो अगर वो टॉल ही होते हैं, मतलब टॉल उसका डोमिनेंट फॉर्म हो गया है, जो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, रिसेसिव जो कम एक्सप्रेस कर पाता है, ये चीज़ हो गई है। अब आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप है। देखो फिनोटाइप, फिनो को FP से याद रखना, फिनो में P से फिजिकल। देखो अगर कोई प्लांट छोटा है बड़ा है, क्या हमें दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, दिखाई देगा ना कि वो लंबा है कि छोटा है। तो वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती है फिनोटाइप को। वहीं जीनोटाइप क्या है, अगर आप कोई प्लांट लंबा है या छोटा है, पर वो क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो उसका जीन्स क्या आपको नज़र आते हैं, नहीं ना। अब मैंने जैसे आपको बोला, मानो आपकी आई बॉल का कलर आपकी मदर जैसा है, तो आपको वो कलर तो दिख रहा है, फिनोटाइप तो दिख रहा है, पर वो जीन कौन सा है, क्या वो नज़र आता है, दैट इज़ द जीनोटाइप। समझ में आया। तो इट इज़ द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है बच्चे। तो मैं अगर नॉर्मली ऐसे टॉल लिख रही हूँ, ड्वार्फ लिख रही हूँ, तो ये फिनोटाइप, लेकिन मैंने टॉल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया तो दिख तो न रहा है, तो इसको बोलते हैं जीनोटाइप। अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो वो जीनोटाइप है, ऐसे समझ लेना। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक, अब देखो, अब आती है 2 चीज़ों, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। क्या होता है, अगर किसी इंडिविजुअल के पास, देखो मैंने क्या बोला, किसी इंडिविजुअल के पास जीन्स आते हैं, है ना, और जीन्स की एक जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। अगर किसी इंडिविजुअल के पास जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, मानो हाइट की, मानो दोनों ही TT आ गए, तो ये दोनों सेम है ना, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। अब मानो एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म आई, एक के पास ये वाला T आ गया, एक के पास ये आ गया, क्या दोनों सेम है, दोनों अलग अलग एलीली है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है, समझ में आया। अगर सेम होता है, अगर मान लो, अगर मैंने जैसे यही एग्जाम्पल लिया जीन का ही, तो एक जीन की 2 एलीलिक फॉर्म है। अब मानो शॉर्ट के लिए, मानो दोनों ही TT चले जाएं, तो ये क्या होगी, होमोजाइगस, दोनों सेम है। वहीं पर अगर जीन के पास एक कैपिटल T एक स्मॉल t आ जाए, अलग हो गया ना, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। समझ में आई बात, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस फॉर्म। तो ये जितनी भी टर्म्स यहाँ लिखी हैं, क्या ये सारी क्लियर हुई आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये जितनी भी चीज़ है ना, मतलब ये पूरा जीन्स के बारे में स्टडी करना, ये पूरा जो जेनेटिक मेकअप है ना, इसके बारे में स्टडी करने वाला सबसे पहला पर्सन जिसको कौन थे, पहले तो ये देखो, ये कौन से थे, मेंडल थे। ठीक है, कौन था, मेंडल था। कौन, नाम याद रखना। तो मेंडल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब पूरी जेनेटिक्स इस मतलब पर्सन ने डिस्क्राइब कर दी थी। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब पूरी जीन की स्टडी कर मारी इन्होंने। ठीक है, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। और वो कौन थे, मेंडल थे। इनका पूरा नाम क्या था बच्चे, ग्रीगर मेंडल। क्या नाम है पूरा नाम, देखो ग्रीगर। ठीक है, ग्रीगर मेंडल थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी करी पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस को, कि किस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे होते हैं पेरेंट्स से जनरेशन के अंदर। इतनी बात समझ में आई। और ठीक है, सबसे पहले पर्सन थे। और ये भी बच्चे सोचो, उन्होंने ये पूरी स्टडी, पूरी चीज़ कब बता दी, जब कोई इतनी मतलब कहते हैं ना फैसिलिटी भी नहीं थे, इतने इक्विपमेंट भी नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब भी उन्होंने हमें इतनी चीज़ों के बारे में बता दिया। तो वो बच्चे पहले पर्सन थे, जॉर्ज मेंडल। इतनी बात समझ में आई। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है इनके बारे में, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। यही चीज़ अभी मैंने बताई आपको। ठीक है, और
देखो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने बायो के अंदर, है ना, बायोलॉजी के अंदर मैथ को इंट्रोड्यूस किया, वो भी स्टैटिक मैथ को, है ना, स्टैटिक मैथ को इंट्रोड्यूस किया। पहले पर्सन थे जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर मैथ को इंट्रोड्यूस किया। ऐसा कोई खास मैथ नहीं है बच्चे, नॉर्मल है, कहीं आप घबरा जाओ मैथ आ गया इसमें, ठीक है। तो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने बायो के अंदर मैथ को इंट्रोड्यूस कर दिया था। इतनी बात क्लियर हुई है, ठीक है। उन्होंने अपने, अब देखो, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको सिलेक्ट किया, एक प्लांट को सिलेक्ट किया। वो प्लांट कौन सा था, पी का प्लांट था। पी क्या है, मटर, अभी चल रहे हैं ना सर्दियों के मौसम में, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको सिलेक्ट किया, पी प्लांट को किया। अब आप कहोगे मैडम क्यों किया, देख पहले तो ये देख लो उन्होंने किसको सिलेक्ट किया, पी प्लांट को। और पी प्लांट का बच्चे साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सैटिवम। देखो ये जो एस लिखा होता है, देखो क्या नाम है, पाइसम, है ना, सैटिवम, ठीक है। तो ये एस हमेशा छोटा मिलेगा, पी कैपिटल मिलेगा, क्योंकि जब भी हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर करते हैं फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल एंड सेकंड वन कैसा होता है, स्मॉलर होता है, और इनके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन होती है। समझ में आई इतनी बात, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो देखो अब आगे, तो उन्होंने क्या किया था, देखो जॉर्ज मेंडल थे। जॉर्ज मेंडल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने बायो के अंदर किसको इंट्रोड्यूस किया, मैथ को इंट्रोड्यूस किया। इतनी बात क्लियर है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको यूज किया, पी प्लांट को यूज किया, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था, पाइसम सैटिवम था। अब क्वेश्चन ये कि इन्होंने पी प्लांट को ही बच्चे क्यों सिलेक्ट किया, है ना। क्वेश्चन तो यही है कि भाई इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, ये तो सबसे बड़ा रीज़न था, है ना। तो इन्होंने, देखो हम अब एक बात सोचो, अगर वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी पर्सन को लेते तो एक इंसान की लाइफ टाइम तो आपको पता लिमिटेड है, ठीक है। तो कितना पढ़ लेते, वो खुद ही मर जाता मानो वो चीज़ करते हुए। और वो चीज़ की तो उसने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया गया, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बच्चे उसने पी प्लांट के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को देखा। देखो आप लोगों ने तो आज तक नहीं देखी होगी ये चीज़, ऑब्जर्व नहीं करी होगी, लेकिन उसने मटर के प्लांट को देखा और उसके अंदर उसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स देखे। आप कहोगे मैडम कौन से करेक्टर देख लिए इसने 7, तो देखो मैं उसकी एक टेबल दिखाती हूँ तुम्हें, है ना, कि क्या उसने 7 करेक्टर्स को देखा था, ठीक है बच्चे। देखो अभी दिखाते हैं, ये रहा देखो, ठीक। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ से देखो, एक मिनट को इसको ऊपर कर देते हैं, है ना, और ये देखो एक मिनट को इसको हटा दूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर देखो, अब ये देखो मैंने क्या बोला, उसने पी प्लांट को ही बच्चे क्यों सिलेक्ट किया। क्वेश्चन है कि उसने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, सबसे बड़ी बात अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना, क्यों किया गया, क्योंकि बच्चे उसने उसके अंदर बहुत सारे क्या देखे, पहली बात तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखे। अब जिसके अंदर उसको ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर नजर आए, क्यों ना सिलेक्ट करे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है क्यों सिलेक्ट किया। पहली बात तो देखो, पहली बात तो पी प्लांट था जो, इसकी लाइफ कैसी थी बच्चे, शॉर्ट थी। लाइफ कैसी थी, शॉर्ट थी, मतलब 1-2 महीने में ग्रो हो जाता था और फिर दोबारा आपको पी प्लांट मिल जाता था। तो थोड़े थोड़े, अब आपको तो ऐसा ही चीज़ चाहिए ना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिसको आप जल्दी जल्दी ग्रो कर सको, है ना, फिर आपको जल्दी जल्दी आउटपुट मिल जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो लाइफ बड़ी शॉर्ट थी, मतलब पी प्लांट की जो लाइफ थी बहुत शॉर्ट थी, इसलिए उसने काफ़ी जनरेशन को स्टडी कर लिया। मतलब एक बार इस पी प्लांट को फिर दोबारा ग्रो किया, दूसरे पी प्लांट को, फिर तीसरी जनरेशन को, है ना, उसी के प्रोडक्ट को मानो यूज करता रहा। तो इस तरीके से उसने उसकी काफ़ी जनरेशन को पढ़ लिया। और वो क्यों पढ़ा, क्योंकि उस प्लांट की लाइफ शॉर्ट थी। पहला फीचर तो ये है, शॉर्ट लाइफ थी प्लांट की। और दूसरा कारण क्यों उसने यूज किया उसको, क्योंकि इसको ऐसा नहीं है कि ये सीजनल है कि इसी मौसम में ग्रो करे, साल में पूरे साल वो ग्रो करता रहा और अपनी स्टडी करता रहा, ठीक है। तो पहली बात उसने क्यों यूज किया, क्योंकि लाइफ कैसी थी, शॉर्ट थी, तो इस प्लांट की, ताकि उसने बहुत जनरेशन तक स्टडी कर ली। दूसरी, इसको ग्रो किया जा सकता है पूरे साल तक, कभी भी, कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। तो खूब सारे उसने एक्सपेरिमेंट कर करके देख लिए, ठीक है। तीसरी बात उसने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इसके अंदर उसको 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर्स मिले। देखो ये 7 करेक्टर्स मिले उसको, ठीक है, 7 करेक्टर्स देखने के लिए मिले, ठीक है, इसलिए उसने वो किया। तो ये सारे रीजन्स थे बच्चे जिसके कारण उसने इस प्लांट को सिलेक्ट किया। अब आप कहोगे कि मैडम ये करेक्टर भी बता दो कि करेक्टर क्या है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि मैडम अब बता दो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या है। तो देखो ये करेक्टर्स दिए हुए हैं कॉन्ट्रास्टिंग के। सबसे पहले उसने ली सीड की शेप, मटर का जो दाना होता है आपने देखा होगा, तो ज़्यादातर कौन सी फॉर्म, आप मटर का जो दाना खाते हो हमेशा वो इस तरीके से राउंड फॉर्म में होता है ना, या वो इस तरीके से रिंकल्ड होता है,
ऐसा होता है? जरा अपने घर में मटर होगा सब देखना कैसा मिलेगा आपको, ऐसे मटर का दाना ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। मतलब मटर के इस प्लांट ये फॉर्म ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब ज़्यादातर यही एक्सप्रेस होती है। बहुत रेयर केस होते हैं जब इस तरीके का मटर मिलता है आपको। ठीक है बच्चे, तो देखो ये थी पहला उसका करेक्टर, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। मैंने बोला ना 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग। तो देखो पहले करेक्टर क्या है, सीड की शेप, ध्यान से सुनो। ये देखो ये करेक्टर क्या ले रहा है, सीड की शेप को ले रहा है। तो सीड की शेप कैसी हो दो मिलती है, देखो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक आपको राउंड मिलती है और एक आपको रिंकल्ड मिलती है। समझ में आई बात? सीड की शेप में एक तो आपको राउंड मिल रहा है, एक आपको रिंकल्ड मिल रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, देखो करेक्टर एक है शेप का, दो चीज़ मिल रही है, एक राउंड है एक रिंकल। कौन ज़्यादा मिलती है? डोमिनेंट। तो यहाँ पर ये वाली जो साइड है पूरी डोमिनेंट है, जो ज़्यादा एक्सप्रेस होती है, जिसको हम ज़्यादातर देखते हैं। रिसेसिव फॉर्म ये होती है जो कम देखने के लिए मिलती है, और ये होता है आपका करेक्टर्स। ओके, तो देखो ये हो गया पहला करेक्टर, सीड की शेप। अब सीड का कलर कैसा होगा देखने के लिए, येलो भी मिलेगा और ग्रीन भी मिलेगा, है ना, मटर का जो दाना होता है। इसके बाद ये जो प्लांट उगता है इसमें भी तो फ्लावर आते हैं भाई, जब सीड आए दैट मीन्स इसका फ्लावर तो होगा। तो इसका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, वायलेट भी होता है और वाइट भी होता है। तो देखो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मिल रहे हैं ना। पोड़ की शेप, अब आप कहोगे मैडम ये पोड़ क्या होता है? पोड़ क्या होता है, जैसे मटर है, ये दाने हैं मटर के, पर ये अंदर किसके अंदर है, छिलके के अंदर है ना। ये जो छिलका है, ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पोड़। ठीक है, तो नॉर्मली आपको ऐसे ही तो मटर मिलता है ना, फिर आप इसको खोलते हो तो खा लेते हो। इस तरीके का मटर बहुत कम मिलता है, इस तरीके की शेप का, इस तरीके की शेप का बहुत कम रेयर मिलता है। नॉर्मली आप देखना आप घर जाके मटर, तो ये इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है बच्चे पोड़ की शेप। तो पोड़ की शेप कैसी है, फुल, हमारे पास ज़्यादातर फुल होती है, तो ये डोमिनेटिंग फॉर्म है, और कॉन्स्ट्रक्टेड ऐसी होती है। पोड़ का कलर ज़्यादातर अभी आप लोग घर में मटर लेकर आते हो, कैसे होते हैं, कैसे मटर मिलेंगे आपको, ग्रीन कलर के मिलेंगे, येलो बहुत कम होते हैं। मतलब पोड़ की ऊपर की, मतलब जो कवरिंग होती है ऊपर का छिलका। फ्लावर की पोजीशन, इसमें दो तरीके की फ्लावर की पोजीशन है, एक होती है एक्सियल, एक होती है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे ये स्टेम है तो यहाँ पर ही यहाँ पर ही फ्लावर ग्रो करेंगे, इसको तो बोलते हैं टर्मिनल। और एक्सियल में मतलब यहाँ साइड में भी जो ग्रोथ होती है, ठीक है, ऐसे साइड में जो ग्रोथ होती है उसको एक्सियल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो फ्लावर की पोजीशन में भी दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मिले उसको, एक एक्सियल मिला और दूसरा क्या मिला, टर्मिनल मिला। फिर इसके बाद आता है लास्ट आपका स्टेम की हाइट। तो देखो एक स्टेम की हाइट में देखो कितना लंबा मिला है और एक बिल्कुल ड्वार्फ मिला। ठीक है, तो ये सब क्या थे बच्चे। अब आप खुद देखो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स आपको देखने के लिए मिल गए ना 7। एक हो गया सीड की शेप, सीड का कलर, फिर फ्लावर कलर, पोड़ की शेप, पोड़ का कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। ठीक है, अब यहाँ देखो ये मैंने यहाँ पर भी टेबल प्रोवाइड करी हुई है। देखो स्टेम की हाइट है जो कैसी थी, टॉल एंड ड्वार्फ। जो इधर की तरफ लिखा हुआ है ये डोमिनेंट है, इधर की तरफ जो लिखा हुआ है वो रिसेसिव है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना हो। ठीक, तो देखो स्टेम की हाइट, फ्लावर, तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल गए, ये चीज़ याद रखना। ठीक है बच्चे, ये बात याद रखना। पोड़ की शेप, फुल और कॉन्स्ट्रक्टेड का मतलब ऐसे वाली, फुल मतलब पूरी ऐसे फूली हुई जो हमें नॉर्मली मिलती है। ये सारी चीज़ याद रखना। ठीक है बच्चे, इतनी बात हो गई क्लियर। यह सारी चीज़ आपको समझ में आई है जो मैंने आपको बताया। अब देखो उस टाइम पर बच्चे इतनी इन्फॉर्मेशन वगैरह, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ना जैसे मेंडल ने बोला, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि हेरिडिटी में होता है क्या, करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ये चीज़ उसने भी देखी, मटर के प्लांट में इस वक्त एक्सपेरिमेंट करके खूब, है ना, उसने भी देखी। लेकिन उसको ना उस वक्त ये नहीं पता था कि इस टर्म को नाम क्या देना है। तो जो चीज़ आज हम लोग जीन बोल रहे हैं ना, उसने बोला कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब इसी को इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता था उसको जीन है, मतलब डीएनए के अंदर ऐसी क्या चीज़ है वो जीन होता है, ये नहीं पता था। तो इसलिए ना उसने उनका नाम क्या दे दिया कि क्या चीज़ ट्रांसमिट हो रही होती है, फैक्टर्स हो रहे होते हैं। अब समझ में आया वहाँ फैक्टर जो लिखा हुआ था मीनिंग। ठीक है, तो यही चीज़ है। देखो ये देखो यहाँ पर, अब समझ में आया, यहाँ पर देखो ये टेबल, यहाँ मैंने ये फैक्टर और जीन, अब समझ में आ गई। तो मैंने ये पूरा आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे, अपना जितना भी एक्सपेरिमेंट किया उन सारे एक्सपेरिमेंट के बेस पर बच्चे मेंडल ने ना 3 लॉज दिए। कौन से लॉ दिए? 3 लॉ दिए। एक दिया उसने, लिख लेना, एक लॉ दिया उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक लॉ कौन सा दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ दिया उसने
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा लॉ दिया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा क्या दिया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लिख लो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, उसने ये 3 लॉ दिए। तो मेंडल ने बच्चे ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, है ना, सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसने 3 लॉ दिए। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरी चीज़ उसने क्या दी थी? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ उसने दिए। ठीक है, अब इन लॉ को उसने अपने एग्जाम्पल के थ्रू बताया। तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बच्चे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तुम एक चीज़ देखो बच्चे, नाम देखो, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर उसने क्या लिया है? मोनो का मतलब हो गया सिंगल, हाइब्रिड क्रॉस मतलब कि सिंगल मतलब 1, तो उसने सिर्फ एक पेयर ऑफ करेक्टर को लिया और उसमें क्रॉस करके देखा तो क्या होता है। एक पेयर ऑफ करेक्टर तो आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप हाइट का ले लो, चाहे आप हाइट का ले लो, चाहे शेप का ले लो, चाहे पोजीशन का ले लो, कोई भी। सिर्फ उसने एक करेक्टर को लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। जब हम एक करेक्टर को लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम 2 करेक्टर को लेते हैं तो उसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो जब मैंने एक करेक्टर लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनो, जब मैंने एक करेक्टर लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तो करेक्टर एक ले लिया मैंने, जैसे यहाँ पर कौन सा लिया हुआ है? हाइट का लिया हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर देखो क्या है, देखो अब उसने एक करेक्टर लिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या हो गया? उसने एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया है, और वो किसका लिया है इसने बच्चे? हाइट का लिया है। किसका लिया है? हाइट का। अब आप लोग एक बात बताओ, अभी मैंने आपको दिखाया करेक्टर तो उसने लिया हाइट का लिए, करेक्टर तो एक ही हो हाइट, और हाइट में 2 थी, एक टॉल और एक ड्वार्फ, 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हो गए ना। ठीक है, एक करेक्टर लिया है, उसकी 2 डिफरेंट एलिलिक फॉर्म हो गई, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक है, अब देखो आगे, अब करें क्रॉस। देखो उसने क्या लिया? एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट। शॉर्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ड्वार्फ भी बोलते हैं। शॉर्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ड्वार्फ भी बोलते हैं। तो देखो पेरेंटल जनरेशन, देखो बच्चे पेरेंटल जनरेशन में हमने क्या लिया? देखो क्या लिया हमने? ये लिए हैं, ये टॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये ड्वार्फ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब सबसे पहले काम क्या होता है? हम इनकी गैमेट बनाएंगे। तो इसका गैमेट क्या बनेगा? एक टी ये हो जाएगा, दूसरा गैमेट ये और ये। ठीक है बच्चे, अब इनकी कर देंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? मेटिंग कर देंगे। तो देखो ये दोनों एक साइड थे, ये दोनों, अब एक बार टी को इसके साथ मेट करो तो कितना आएगा? देखो टी। एक बार इसी टी को इस वाले टी के साथ करो तो कितना आएगा? टी। इस वाले टी को तो दोनों से आपने क्रॉस कर दिया। अब इस वाले टी को करो, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है। या आप अगर इस तरीके से नहीं कर सकते तो देखो मैं इसको इस तरीके से फॉर्म में ये अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो नॉर्मल आप इसको इस तरीके से कर लो। देखो इस तरीके से एक डिब्बा बनाओ, इसे पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इधर कौन कौन से थे गैमेट? एक ये टी था, एक ये टी था, और इधर वाले के क्या थे बच्चे? एक ये टी था और एक ये टी था। अब इसको पहले इसके साथ करो तो ये हो गया, फिर इसके साथ करो ये हो गया, खत्म इस वाले का काम। अब इस वाले टी को करो इसके साथ तो ये हो जाएगा टी। अब इसके साथ करो, ये आ गया। अब आपको कुछ भी डिफरेंट दिख रहा है? चारों टी आ गए, है ना। एक बात बताओ, यही आए ना। तो अब पहली जनरेशन में देखो F1 जनरेशन में जो बच्चे हुए, है ना, F1 जनरेशन मतलब पहली जो प्रोजेनी आई इन पेरेंट्स से, उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है ये भी बच्चे टॉल में ही काउंट होता है। देखो एक कैपिटल टी था वो टॉल में काउंट होता है, स्मॉल टी ड्वार्फ में होता है। यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब ये, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? टॉल ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी है जो ये एलिलिक फॉर्म है जो ये डोमिनेट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर अब मैं आपसे पहली जनरेशन में जो बच्चे हुए हैं F1 में, है ना, पेरेंट्स की मीटिंग के बाद F1 जनरेशन में जो बच्चे हुए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इनका फिनोटिपिक रेशियो बताओ और जीनोटिपिक रेशियो भी बताओ। तो देखो फिनोटिपिक रेशियो में बच्चे आप खुद बताना, सारे लंबे नजर आ रहे हैं प्लांट तो लिख दोगे ऑल टॉल। और जीनोटिपिक रेशियो आपको क्या नजर आया? सारे टी आए थे ना। जीनोटिपिक रेशियो क्या था? सारे ही टी आए थे, तो ये वाला जीनोटिपिक रेशियो हो गया। समझ में आया? ये थी आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये क्या थी आपकी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो F1 जनरेशन में तो ये हो गया, ठीक है, F1 में तो हो गया। अब F1 जनरेशन में देखो क्या आया आपका? कैपिटल टी स्मॉल। अब इनकी भी सेल्फिंग कर दो। सेल्फिंग का मतलब होता है क्रॉस करना, फिर गैमेट बनेंगे। तो देखो कैपिटल टी देखो ऐसे था,
ये दो चीज़ आई थी। यहाँ पर इसका मतलब होता है सेल्फिंग, मतलब मेटिंग करनी है। तो गैमेट बनाओ पहले, इसके भी गैमेट बन गए, ये भी गैमेट बन गया, इसके भी बन गए और इसके भी। अब इनको भी डिब्बे की फॉर्म में कर दो। देखो अब देखना, एक बार क्लीन कर देती हूँ। अब देखो डिब्बे की फॉर्म में ऐसे क्या क्या है, एक तो था कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेटिंग कर दो, इससे इसकी करो पहले, फिर इससे इसकी करो, अब इस टी की इसके साथ करो, स्मॉल टी की इसके साथ करो। अब एक बात बताओ, क्या इस बार भी सारे F2 जनरेशन में सारे बच्चे सेम आ रहे हैं? तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो डबल टी, एक तो ये आ रहा है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है और एक टी टी आ रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटल टी कितने हैं? एक है, एक हो गया। कैपिटल ये दो है ना, तो ये दो हो गया, और स्मॉल टी सिर्फ एक है। समझ में आया? तो देखो ये जीन का जो रेशियो, इसको बोलते हैं जीनोटिपिक। देखो F1, देखो F1 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम थे ना। वहाँ पे एक कैपिटल टी ये था, सेम था। लेकिन F2 जनरेशन में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। कैसे? देखो जीनोटिपिक, ये जो जीन का रेशियो कितना है, 1:2:1 है ना, ये तो हो गया जीनोटिपिक रेशियो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसमें इस वाली में फिनोटिपिक पूछे, तो फिनोटिपिक जो फिजिकली दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाले टी को भी हम टॉल बोलते हैं और इस वाले को भी टॉल बोलते हैं। तो टॉल कितने नजर आए फिनोटिपिक रेशियो में? कितने टॉल नजर आए? 3, और शॉर्ट कितना? 1। तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया ये और जीनोटिपिक रेशियो हो गया ये। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा इस चीज़ को देखो, समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? देखो दोबारा देखो इस चीज़ को। मैंने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने क्या किया बच्चे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मैंने क्या किया, इसमें एक करैक्टर ले लिया, हाइट का ले लिया, है ना। हाइट के लिए देखो ये होता है हाइट के लिए, ये लॉन्ग हाइट के लिए होता है, ये ड्वार्फ हाइट के लिए होता है। इतनी बात क्लियर हुई? ये लॉन्ग के लिए है और ये ड्वार्फ के लिए है, ठीक है। अब इसके गैमेट बना लो, ठीक। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या चीज़ है बच्चे, देखो पहले मैंने ये पेरेंट लिए हैं, इसके जब गैमेट बनाओगे तो देखो ऐसे टी अलग होएगा, इसका अलग होएगा, है ना। ये जो अलग होते हैं गैमेट, इनको हम बोलते हैं गैमेट्स बोलते हैं। अब मेटिंग कर दो, मतलब फर्स्ट जनरेशन में से जो बच्चे होंगे, तो मैंने तुम्हें ये बताया था ऐसे डिब्बा बना लिया करो। इस डिब्बे को क्या बोलते हैं हम लोग? पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर। तो देखो कैपिटल टी, कैपिटल, पहले इन दो को एक साइड, इन दो को एक साइड, इनको इधर इनको इधर। अब मीटिंग कर दो। तो आपको पहली जनरेशन में क्या नजर आया था बच्चे? पहली जनरेशन में देखो सारे टॉल प्लांट, ध्यान से देखो इस क्रॉस को। जब आप लोग अपने हाथ से करके देखोगे ना, अपने हाथ से बना करके देखो, जैसे जैसे मैंने स्लाइड में प्रोवाइड किया है, ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो सारे टॉल मिलेंगे आपको, ठीक है, सारे कैसे मिलेंगे आपको? टॉल मिलेंगे। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम है। अब इन्हीं, ये जो जनरेशन आई है, इन्हीं के आपस में सेल्फिंग कर दो, है ना, टॉल टॉल की। देखो ये कर दिया ना, लिखा हुआ है देखो। फिर ये गैमेट बने, फिर ऐसे डिब्बे की फॉर्म में करो, तब देखो तो दोनों का रेशियो इस बार अलग आता है, मतलब 3 टॉल और 1 ड्वार्फ नजर आता है। ये फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो में क्या आता है? 1:2:1। समझ में आया? ये थी आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को, जो पहला लॉ दिया था किसने? मेंडल ने। पहला लॉ क्या दिया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो मेंडल ने यही चीज़ बताई थी अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दी है, ठीक है। कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है कि हम एक पेयर ऑफ करेक्टर को लेते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, सुनो पहले। लॉ ऑफ डोमिनेंस, 3 लॉ दिए ना, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जाम्पल ही था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है कि इसमें हमें एक पेयर ऑफ करेक्टर को लेना है। तो एक पेयर ऑफ करेक्टर मतलब मोनोहाइब्रिड, है ना। तो वो क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब हम एक पेयर ऑफ करेक्टर को लेते हैं और क्रॉस करते हैं 2 पी प्लांट में एक ही करेक्टर को लेकर के, तो मतलब कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के, मतलब क्या कह रहा है, हम इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्रॉस कर रहे होते हैं बिटवीन द 2 पी प्लांट विच हैव द 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, है ना। एक करेक्टर है लेकिन उसकी 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, जो उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा होता है, जिसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ हाइब्रिड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने करा क्या बच्चे? 1 पेयर ऑफ करेक्टर को लिया। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब ये वाली जो क्रॉस मैंने आपको बताई है ना, अब देखो यहीं पर एक छोटी सी चीज़ और समझो। देखो मैंने यहाँ पर हाइट का करेक्टर लिया है, तो करेक्टर तो एक हो गया, लेकिन ये 2 डिफरेंट एलिलिक फॉर्म है। मतलब जीन की हाइट आने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल था, उसके लिए 2 एलिलिक फॉर्म थी। तो देखो ये थी, ये क्या थी? ये एलिलिक फॉर्म होती हैं ये,
ठीक है बच्चे। ये तो यहाँ पर आपका पहला लॉ क्लियर होता है कि जब हम एक पेयर ऑफ करेक्टर को लेते हैं, एक पेयर ऑफ करेक्टर मतलब उसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं टॉलनेस का और शॉर्टनेस का, तो हमें क्या क्या रेशियो देखने के लिए मिला, दैट इज़ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ बताइए इसके अंदर। तो यहाँ पर आज मैंने आपको पूरा इसका मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस बता दिया, जिसमें मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता दिया, कुछ टर्म्स वगैरह मैंने आपको बच्चे एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। आप लोग ना बच्चे, मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो क्रॉस मैंने अभी बताया और जैसे जैसे मैंने बनाया ना, आप करके देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ बनी हुई है। और यही क्या होता है, आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। क्लियर है? तो आज मैं सारा एक साथ नहीं बता रही, क्योंकि अगर मैं अब आगे बताऊंगी ना लॉ ऑफ मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो तुम आप लोग गायब हो जाओगे। पहले इतना पढ़ के रखो, फिर कल की वीडियो में मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताऊंगी मैं। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर ज़्यादा लेंदी नहीं है, शॉर्ट है, क्योंकि इसका इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है ना, वो CBSE ने कट कर दिया है। ठीक है, तो आपके लिए तो ईजी हो गया सब कुछ ही, है ना, छोटा सा है ये वाला चैप्टर। तो बच्चे इतना पढ़ के रखना जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो ठीक है बच्चे, आज की वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना बच्चे, ठीक है।